प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज अपन बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के अंदर आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। साहब इंपॉर्टेंट बातें हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंदर देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। समस्त भूमि पर किसका अधिकार होता था? सम्राट का अधिकार होता था। सम्राट का अधिकार होता था। ये बात अपने को कहां से पता चलती है? मनु व गौतम स्मृति ये दोनों स्मृतियां कहती है कि राज्य की संपूर्ण धरती के ऊपर किसका अधिकार होता है? सम्राट का। लोगों का मुख्य व्यवसाय जो होता था ये होता था कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या था साहब? कृषि था। भूमि के 6 प्रकार हैं इस समय। तो देखिए कौन कौन से। एक तो है क्षेत्र, दूसरी है वास्तु, तीसरी है खिल, चौथी है चारागाह, 5वीं है अपृहत, 6ठी है मत्स्य। देखिए क्षेत्र है, ये भूमि होती थी खेती योग्य। वास्तु है रहने योग्य। खिल है जोतने योग्य नहीं। ये चारागाह है, पशुओं के लिए होती थी। अपृत ये बिना जोती जाने वाली होती थी, यानी जंगली भूमि होती थी। नेक्स्ट है मृत्स्य, ये सूखी हुई या ऊंची भूमि होती थी जिसमें सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। ये भूमि के कुछ प्रकार हैं। अब अपन बात करें, कालिदास है। कालिदास ने गुप्त काल में ईख व दान की खेती का उल्लेख है यह किया है। ईख व धान की खेती का उल्लेख किसने किया है? कालिदास ने किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इसके बाद में देखें आप, वराहमिहिर की व्रत संहिता है। इसके अंदर मौसम के विषय में अनेक भविष्यवाणियां हैं। मौसम के विषय में अनेक भविष्यवाणियां की गई है। अमर सिंह का अमरकोश है। अमरकोश है। इसके अंदर खेती के 12 प्रकार बताए हैं। 12 प्रकार की भूमि बताइए। नेक्स्ट है अष्टांग हृदय है। अष्टांग संग्रह है। इसके अंदर 44 प्रकार के चावल की किस्म बताइए। नेक्स्ट है सिंचाई के अंदर रहट यानी घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है पाटक, आडवाप, द्रोणवाप और कुल्लेवाप और नल। ये भूमि की माप थी सारी।
भूमि के माप थे ये। नेक्स्ट अपन बात करें ब्राह्मणों व मंदिरों को भूमि दान दी जाती थी। ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि अग्रहार और मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि ब्रह्म दे कहलाती थी। सर्वाधिक भूमिदान गुप्त शासकों द्वारा, सर्वाधिक भूमिदान है यह गुप्त शासकों द्वारा किया गया। आपको पता है कि भूमि का दान देने की शुरुआत सातवाहन वंश करता है, सर्वाधिक भूमिदान देता है गुप्त वंश देता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए राजस्व के स्रोत, राजस्व के स्रोत, राजस्व के स्रोत क्या क्या थे। देखिए एक होता है अक्षय निवि, शब्दावली देख लेते हैं अपन। अक्षय निवि ये क्या होती है, ऐसी भूमि जिससे अनवरत, ऐसी भूमि जिससे अनवरत राजस्व आता रहे। और ये राजस्व है, यह दान प्राप्तकर्ता का होता था, दान प्राप्तकर्ता का होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस अक्षय निवि का प्रथम उल्लेख, प्रथम अभिलेख में इसका साक्ष्य मिलता है, यह मिलता है कुषाण काल में। कुषाण शासक हुविस्क का मथुरा लेख है, इससे मिलता है। नेक्स्ट है अक्षय निवि जमा करने का प्रथम जो अभिलेखीय प्रमाण है यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कहां से मिलता है, सांची के पाषाण अभिलेख से, सांची के अभिलेख से, सांची के अभिलेख से मिलता है। देखिए अपन बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। सम्राट समस्त भूमि का स्वामी होता था। मनु व गौतम स्मृति है, ये इस बात का प्रमाण है कि सम्राट है समस्त भूमि का स्वामी होता था। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था ये क्या था, कृषि था। मुख्य व्यवसाय था साहब कृषि था। भूमि के 6 प्रकार हैं, तो देखिए एक तो होती थी क्षेत्र खेती योग्य भूमि, एक वास्तु रहने योग्य भूमि, एक अखिल जोतने योग्य न भूमि यानी कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी, चारागाह पशुओं के लिए छोड़ी जाती थी, अप्रहत ये जोती नहीं जाती थी, जंगली भूमि होती थी, और एक होती थी मृत्स्या, ये जो है ये सूखी भूमि या ऊंची भूमि होती थी। अब कालिदास है, कालिदास ने गुप्त काल के अंदर ईंख व धान की खेती का उल्लेख किया है अपने ग्रंथों के अंदर। वराहमिहिर है, इसकी वृहत संहिता है, इसने मौसम विभाग के बारे में भविष्यवाणी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमर सिंह जो है इसका अमरकोश है, जिसके अंदर 12 प्रकार की भूमि का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अष्टांग संग्रह है, इसमें 44 प्रकार की चावल की किस्में हैं ये बताई गई है। सिंचाई है, इसे रहट कहा जाता था यानी घंटी यंत्र होता था और इसका प्रयोग होता था सिंचाई में। अब अपन बात करें भूमि की माप, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भूमि की माप है तो भूमि की माप देखिए, पाटक, आडवाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, नल, ये जो सारी की सारी हैं ये भूमि की क्या साहब माप है। अब अपन बात करें ब्राह्मणों व मंदिरों को भूमि दान दी जाती थी। ब्राह्मणों को अग्रहार भूमि दान दी जाती थी, मंदिरों को ब्रह्मदेव भूमि दान दी जाती थी। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक भूमि दान करी थी। अब अपन बात करें इस भूमि के ऊपर जो राजस्व के स्रोत होते थे वो क्या होता था। एक अक्षय निवि जो थी, इससे अनवरत क्या आता था, हमेशा 12 महीने क्या आता था, टैक्स आता था इससे, और ये भूमि दान कर दी जाती थी, दान की जाती थी, और इससे जो टैक्स प्राप्त होता था ये भी कौन लेता था, दान प्राप्त करता ही लेता था। यानी ऐसी भूमि
जो दानदाता को दी जाती थी, यह भूमि 12 महीने उससे आय प्राप्त होती थी, उसे क्या कहते हैं? अक्षय नीवी। यानी नीवी का अक्षय नहीं हो, ऋण नहीं हो। अच्छा, इसका जो पहला उल्लेख मिलता है अक्षय नीवी का, ये कुषाण शासक हुविक्स के मथुरा लेख से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षय नीवी जमा होती थी, यानी ये मानो कि अक्षय नीवी है, ये दान प्राप्त करता मर जाता था तो क्या होती थी? जमा हो जाती थी। तो अक्षय नीवी जमा करने का पहला जो लेख मिलता है, ये चंद्रगुप्त का सांची अभिलेख है, आम्रकार्दव के द्वारा लिखाया गया था। तो राजस्व के और भी अपन दूसरे स्रोत हैं, वो भी देखेंगे। कौन कौन से स्रोत हैं राजस्व के? देखिए, राजस्व के स्रोत हैं ये अपन देखें। और देखिए आप राजस्व के स्रोत, राजस्व के स्रोत देखिए। भूमि छिद्री, भूमि छिद्री होता था, ये होता था न्याय अनुदान, न्याय अनुदान होता था, न्याय अनुदान होता था भूमि छिद्री, भूमि छिद्री न्याय अनुदान होता था। और ये किसको प्राप्त होता था? भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक या उसके परिवार को। नेक्स्ट आगे देखिए, तो 2 नंबर पे देखिए अपन भोग ग्राम अनुदान, भोग ग्राम अनुदान होता था सेवारत अधिकारी को प्राप्त होता था। नेक्स्ट है बाग, बाग होता था उपज का 1/6 कर। नेक्स्ट है भोग, भोग होता था राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी के रूप में दिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है उद्रंग, उद्रंग होता था स्थायी कृषकों से लिया जाता था। नेक्स्ट है ऊपरिक, ऊपरिक होता था ये अस्थायी, अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। नेक्स्ट है हिरण्य, हिरण्य होता था नगद कर। और एक होता था में, में होता था अनाज के रूप में कर, अनाज के रूप में कर होता था। नेक्स्ट है भूतोवात, भूतोवात प्रत्यय, भूतोवात प्रत्यय है विदेशी वस्तुओं पर कर, विदेशी, विदेशी वस्तुओं पर कर लिया जाता था, यानी आयात के ऊपर। नेक्स्ट है शुल्क, शुल्क होता था, सीमा शुल्क होता था बिक्री, बिक्री वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर होता था। नेक्स्ट है चार्ट, ये है लुटेरों से रक्षा हेतु लिया जाने वाला कर, लुटेरों से रक्षा हेतु लिया जाने वाला कर होता था चार्ट। विष्टि, विष्टि देखिए ये है बेगार कर। राजकर होता था शिल्पियों से लिया जाता था, शिल्पियों से। आगे देखिए साहब, एक होता था प्रणय कर, प्रणय कर ये होता था आपात, आपातकालीन कर होता था। नेक्स्ट है भूमि कर, भूमि कर का संग्रह करने वाला अधिकारी होता था दुर्वाधिकरण, दुर्वाधिकरण है यह कर को संग्रह करता था।
देखिए कुछ शब्दावली है भू राजस्व की। तो देखिए भूमि छिद्री न्याय अनुदान मिलता था भूतपूर्व सैनिक को या उसके परिवार को। भोग ग्राम अनुदान मिलता था जो सेवारत अधिकारी है उसको। भाग जो होता था ये उपज का 1/6 लिया जाता था। भोग जो होता था ये राजा को प्रतिदिन फल फूल सब्जी के रूप में दिया जाने वाला टैक्स होता था। उद्रंग होता था ये स्थायी कृषकों से लिया जाता था। उपरिक होता था अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। हिरण्य होता था नगद कर था। और में होता था अन्न के रूप में लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट है भूतोवात प्रत्यय। ये जो है भूतोवात प्रत्यय, भूतोवात प्रत्यय है, यह देखेंगे विदेशी वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर यानी आयात कर हो गया। शुल्क है ये, इसे सीमा शुल्क भी कहते थे और ये बिक्री वस्तुओं के ऊपर लिया जाने वाला टैक्स है। चाट ये लुटेरों से रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर है। विष्टि बेगार कर हो गया। राजकर शिल्पियों से लिया जाता था। प्रणय आपातकालीन कर होता था। भूमि संग्रह, भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी कौन होता था साहब? ध्रुवाधिकरण होता था। आगे देखिए आर्थिक व्यवस्था के अंदर व्यापार वाणिज्य की बात करेंगे अब अपन। व्यापार वाणिज्य देखिए साहब, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की बात करें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार स्थल था, सर्वाधिक प्रमुख जो स्थान था ये था उज्जैन। व्यापारिक स्थल उज्जैन था। स्वर्ण मुद्रा, जो स्वर्ण मुद्राएं होती थी उसे दिनार कहते थे। कपद्रक होती थी ये कौड़ी होती थी, कौड़ी कपद्रक। दसपुर ये था साड़ियां व चद्दरों का प्रमुख स्थान। वाराणसी ये था रेशमी वस्त्रों का प्रमुख स्थान। ढाका ये मलमल की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल है ये सूती व रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में चीन के साथ में, गुप्त काल में चीन के साथ भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार में क्या हुई? वृद्धि हुई। चीन से जो रेशम आता था, चीन का रेशम जो वस्त्र होता था इसे कहते थे चिनाशुक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए कोसमोस है। कोसमोस इसने क्या कहा है? भारत व यूरोपियन के साथ व्यापार का जो उल्लेख है, व्यापार का उल्लेख करता है और इसके अनुसार भारत व चीन के मध्य बिचौलिए का काम क्या कौन करता है? श्रीलंका यानी सिंगल द्वीप करती है। नेक्स्ट है आयात निर्यात। क्या होता था? आयात निर्यात देखें। भारत चीन से रेशम, भारत चीन से रेशम, भारत चीन से रेशम मंगवाती थी। इथोपिया से
हाथी दांत व सोना, हाथी दांत व सोना। अरब ईरान, अरब ईरान व बैक्टीरिया, इससे घोड़ों का आयात होता था, घोड़ों का आयात होता था। अब जो निर्यात की जाने वाली वस्तु हैं, ये देखिए मसाला व रेशम है, ये सर्वाधिक निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट है पूर्व तट का बंदरगाह, पूर्व तट का बंदरगाह है, ये देखिए ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति ये बंगाल में था। चीन व श्रीलंका के साथ व्यापार होता था, चीन व श्रीलंका के साथ व्यापार होता था इस बंदरगाह से। घंटशाला ये भी आपका पूर्वी बंदरगाह ही है। और है कंदूरा, ये पूर्वी बंदरगाह है। पश्चिमी तट के बंदरगाह, पश्चिमी तट के बंदरगाह है भड़ोच, सोपारा और कल्याण, ये हैं आपके पूर्वी तट के बंदरगाह। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए गुप्त काल का सुदूर पश्चिमी भाग का जो बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह था, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, प्रसिद्ध व्यापारिक जो केंद्र था ये था पैठन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आर्थिक व्यवस्था की अपन बात करते हैं। सर्वाधिक प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था ये था उज्जैन, सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र। पाटलिपुत्र भी था और प्रयाग भी था, कौशाम्बी भी था, लेकिन इनमें सबसे जो प्रमुख है वो कौन है? उज्जैन है। स्वर्ण मुद्राएं दिनार होती थी, कपदर कौड़ी होती थी। 10 पुर के अंदर साड़ियां और चदरों के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मलमल जो थी ये ढाका की प्रसिद्ध थी। बंगाल जो है सूती व रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में चीन के भारत व्यापार के अंदर क्या हुई? वृद्धि हुई। चीन का जो रेशमी वस्त्र है इसे चिनासु कहा जाता था। कालिदास ने भी इसका वर्णन किया है। कॉस्मोस नामक प्रमुख जो व्यक्ति हैं, जो लेखक और प्रमुख, इन्होंने पुस्तकें रची है। तो देखिए कॉस्मोस है, ये क्या कहता है? भारत व यूरोपियन के साथ में व्यापार का उल्लेख करता है। कॉस्मोस भारत और यूरोपियन व्यापार का उल्लेख करता है। भारत व चीन के मध्य बिचौलिए का काम कौन करती है? श्रीलंका। किसके अनुसार? कॉस्मोस के अनुसार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आयात और निर्यात। देखिए भारत है ये चीन से क्या मंगवाता था? रेशम मंगवाता था। इथोपिया से क्या मंगवाता था? हाथी दांत और सोना। अरब ईरान बैक्टीरिया से क्या मंगवाता था? घोड़े मंगवाता था। निर्यात देखिए मसाला व रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक भारत क्या करता था? निर्यात करता था। पूर्वी तट के बंदरगाह ताम्रलिप्ति चीन और श्रीलंका के साथ में व्यापारिक प्रमुख बंदरगाह था। घंटशाला और कंदूरा ये भी पूर्वी तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह भड़ोच, सोपारा और कल्याण थे। पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन थे? भड़ोच, सोपारा और कल्याण। अब सुदूर पश्चिमी व्यापारिक केंद्र था गुप्तकालीन, वो कौन सा था? पैठन। सुदूर पश्चिमी व्यापारिक केंद्र कौन सा था? पैठन। आगे देखिए आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखेंगे आप दो व्यापारिक स्थान भी थे। व्यापारिक स्थानों में आपका उत्तरापथ और दक्षिणापथ है। व्यापारिक मार्ग भी थे। एक तो है दक्षिणापथ और
दूसरा है उत्तरापथ। उत्तरापथ उत्तरापथ है, यह मुख्यतः उत्तरी भारत के स्थानों से गुजरता था, और दक्षिणापथ है, यह मुख्यतः दक्षिण भारत के स्थानों से गुजरता था। तो ये देखिए गुप्त काल जो है, इसमें गुप्त काल में भारत तथा विश्व यानी मुख्यतः रोम, भारत तथा विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई। व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई साहब। और इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से, कौन से अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से मिलता है। इससे क्या प्रमाण मिलता है? इसमें मिलता है कि पटवाय श्रेणी थी, जो किनकी थी? रेशम बुनकरों की। पटवाय श्रेणी थी रेशम बुनकरों की। यह लाट स्थान है, इसको छोड़कर कहा जाती है? मालवा जाती है, यानी व्यापार में गिरावट आई सब। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, श्रेणी का साहूकार है, बैंकों की तरह कार्य करता था। श्रेणी का साहूकार है, यह बैंकों की तरह कार्य करता था। बैंकों की तरह है कार्य करता था। सार्थवा होता था, ये भ्रमणशील व्यापारी होते थे। अब देखिए कुछ श्रेणियां हैं। देखिए जैसे अपन बात करें इंदौर की बात करें, तो इंदौर में कौन सी श्रेणियां थी? तेलियों की श्रेणियां थी। तेलियों की श्रेणियां। 2 नंबर पे बात करें विदिशा के अंदर कौन सी श्रेणी थी? हाथी दांत के कारीगर रहते थे। नेक्स्ट है उज्जैन के अंदर अनाज के व्यापारी थे। नेक्स्ट है नासिक के अंदर हैं ये बुनकर थे, जिसे तंतुवाय कहा जाता था। नेक्स्ट है मंदसौर की अपन बात करें तो यहाँ पर रेशम बुनकर। नेक्स्ट है मथुरा में आटा पीसने वाले कारीगर रहते थे। नेक्स्ट है कौशाम्बी में रहते थे गंधिकों की श्रेणी, यानी इत्र बनाने का काम करती थी। नेक्स्ट है श्रेष्ठी कुलिक निगम। श्रेष्ठियों हस्तशिल्प और श्रेणियों का केंद्रीय निगम संघ था। श्रेष्ठियों हस्तशिल्पियों व श्रेणियों का केंद्रीय निगम या संघ था। नेक्स्ट देखें पुग क्या होता था? ये होता था विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था पुग। नेक्स्ट है श्रेणी क्या होती थी? एक ही जाति
के व्यापारियों का समूह। नेक्स्ट है निगम। निगम होता था एक ही नगर के निवासियों का समूह। एक ही नगर के निवासियों का समूह। देखिए व्यापारिक मार्ग होते थे, ये दो व्यापारिक मार्ग होते थे, थल मार्ग थे ये, एक तो दक्षिणापथ एक उत्तरापथ। भारत तथा विश्व के मध्य व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई गुप्त काल के शासन में। इसका प्रमाण कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है, इसमें मिलता है। यहाँ की पटवाई श्रेणी है, ये रेशम बुनकर थे, लाट को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, मालवा। तो ये जो अभिलेख है ये है व्यापार में गिरावट का साक्षी है। श्रेणी का साहूकार है, ये बैंकों की तरह कार्य करने वाला होता था। सार्थवा ब्राह्मणशील व्यापारी होते थे। इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियां कहाँ का निवास करती थी? इंदौर के अंदर तेलियों की श्रेणी, विदिशा के अंदर आतिदात के कारीगर, उज्जैन के अंदर अनाज के कारीगर, नासिक के अंदर बुनकर, तंतुवाय कहते थे। बुनकरों को क्या कहते थे साहब? तंतुवाय। मंदसौर के अंदर रेशम बुनकर रहते थे। मथुरा के अंदर आटा पीसने वाले रहते थे। कौशाम्बी के अंदर गंधिक रहते थे। ये क्या करते थे? सेंट बनाने का काम करते थे, इत्र बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं श्रेष्ठी कुलिक निगम। ये क्या होता था? श्रेष्ठी कुलिक निगम है, यह श्रेष्ठियों, हस्तशिल्पियों और श्रेणियों के केंद्रीय निगम या संघ की तरह काम करता था। एक संघ था ये। किनका संघ था? श्रेष्ठी कुलिक निगम किसका संघ था? श्रेष्ठियों, हस्तशिल्पियों और श्रेणियों के केंद्र का एक निगम था ये। और श्रेष्ठी और हस्तशिल्प जो इसमें होते थे, निगम था, समूह था एक। देखिए पुग क्या होता है? विभिन्न जातियों के लिए व्यापारी जो हैं, विभिन्न जातियों के व्यापारियों को समूह है, इसे पुग कहते हैं। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। निगम एक ही नगर में निवासियों का समूह। देखिए पुग है, ये विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह। श्रेणी है एक ही जाति के व्यापारियों का समूह। निगम है एक ही नगर के व्यापारियों का या निवासियों का समूह। तो ये कुछ शब्दावली थी। नेक्स्ट देखिए आगे अपन बात करते हैं। तो देखेंगे आप व्यापारियों की एक समिति। व्यापारियों की एक समिति है, इसे क्या कहते हैं? निगम, श्रेणी या गण। नेक्स्ट है निगम का प्रधान श्रेष्ठी या जेठक कहलाता था। व्यापारियों का समूह ये होता था सार्थवा, और सार्थवा होता था। व्यापारियों का समूह क्या कहलाता था? सार्थ कहलाता था। और सार्थों का नेता सार्थवा। नगर श्रेष्ठीन है, यह है बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में कार्य करता था। देखिए व्यापारियों की एक समिति निगम, श्रेणी या गण कहलाती थी। निगम का प्रधान श्रेष्ठी या जेठक होता था। व्यापारियों का समूह सार्थ होता था, और जो सार्थों का नेता होता था उसे सार्थवा कहते थे। नगर श्रेष्ठी है, ये बैंकरों एवं साहूकारों के रूप में क्या करता था? काम करता था। तो ये प्रमुख बातें हैं, ये आपकी क्या होगी? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने प्रमुख बातें करी हैं।
इसके बाद में जो अपना अगला जो टॉपिक होगा वो होगी गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था। धन्यवाद मित्रों।